दर्शकों, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इफ्तिखार अली खान जी, जो पेशे से तो एक वकील है, साथ ही पीर पंचाल वेलफेयर फोरम के चेयरमैन भी हैं। आज हम इनसे जम्मू कश्मीर के कुछ सियासी हालात और बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल इफ्तिखार अली खान जी, मेरा आपसे ये रहेगा, 5 अगस्त 2019 को 370 जो है रिवोक किया गया, उसके बाद से लेके अब लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त होने वाला है। तो आप क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद यहाँ के हालात कैसे हैं? पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि 5 अगस्त के बाद जब एब्रोगेशन हुई 370 और 35A की, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी तब्दीलियां नजर आई, उसके ऊपर मैं कहूँगा कि जब पेश किया गया था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पेश किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की अगर रुकी है तो उसकी सबसे बड़ा कारण यही 370 और 35 है। तो सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ का अगर कोई ट्रेडर से पूछेंगे, ट्रांसपोर्टर से पूछेंगे, यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों से पूछेंगे कि यहाँ कौन सी तब्दीली नजर आई, तो मुझे लगता है कि यहाँ बिजनेसमैन से लेके ट्रांसपोर्टर से लेके एक आम यहाँ का शहरी है, वो भी यही कहेगा कि 35 और 70 एब्रोगेशन के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्किलातें यहाँ के लोगों की बढ़ी हैं, ना कि कम हुई है। जब इसको एब्रोगेट किया गया तो ये कहा गया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों की तजारत बढ़ेगी, यहाँ तामीर और तरक्की होगी, यहाँ रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। लेकिन देखने को तो ये मिल रहा है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, यहाँ क्राइम बढ़े हैं, लेकिन किसी किस्म का भी आमदनी में लोगों की में इजाफा नहीं हुआ, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। यहाँ कोई मिलिटेंसी से कि अगर इस चीज को लिंक किया जाए, ये भी पेश किया गया था कि 370 और 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है, इसमें भी काफी इजाफा हो रहा है। लेकिन देखने को ये मिला है कि मिलिटेंसी भी वहां की वहीं है, बेरोजगारी भी वहां की वहीं है। अगर ट्रांसपोर्टर यहाँ का खुश नहीं है, यहाँ का नौजवान खुश नहीं है, यहाँ तक तजारत करने वाले लोग खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि 35 और 70 की एब्रोगेशन के बाद यहाँ कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ की मुश्किलात में, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तो इफ्तिखार अली खान जी, मेरी आपसे एक अगला सवाल ये रहेगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब जो है लद्दाख एक अलग उसको जो यूटी का दर्जा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी का दर्जा दिया गया है। तो आप देख रहे थे पहले कि पहले से ही लद्दाख और जम्मू के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, क्या लग रहा है आपको कि 370 टूटने के बाद वो भेदभाव कम हुआ है, या आपको ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह से हम देखें कि जम्मू की जितनी बेल्ट हो, चाहे वो रजौरी हो, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, इन जगहों पे जो अभी भी प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो पेस पे चल रही है, क्या आप इस चीज को कैसा मानते हैं? देखिए, जो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती थी, इसको सिर्फ 2 शहरों को नजर में ही रख के डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती थी, जम्मू शहर और श्रीनगर शहर। अगर यहाँ देखा जाए रजौरी, पुंछ या डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवा, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो पिछले 50 साल नहीं 70 सालों से डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ की सड़कों की हालत देखें, वहाँ की तामीर और तरक्की की हालत देखें, वहाँ के आज भी लोग जो हैं वो पानी, बिजली और सड़क जैसी चीजों की बात कर रहे हैं। वहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, वहाँ सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। वहाँ आज भी फारफलंग एरिया में हमारे लोग बगैर बिजली के 21वीं सदी में भी बिजली के बगैर गुजारा कर रहे हैं। जहाँ पानी की अगर हम बात करें तो जहाँ वहाँ की जो मुस्तरात हैं वो आज भी 10-10 किलोमीटर दूर जाके सर के ऊपर पानी उठा के लाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें कोई खास अभी ये चीज तो नजर नहीं आई कि 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद अगर ये कहें कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके सरकार ने जम्मू कश्मीर के जो फारफलंग और हिली एरिया में लोग रहने वाले हैं उनको जो बेसिक फैसिलिटीज मिल चुकी हैं, ये कहना भी सही नहीं होगा कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है खत्म हो चुकी है। आज भी अगर आप देखें जम्मू शहर को छोड़ के तो जो पेरीफेरी में जितने भी एरिया हैं उन लोगों को बेसिक फैसिलिटीज आज भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन तो वहां की वहीं पड़ी हुई है। जिसके नाम पे 3570 को एब्रोगेट किया गया था,
तो हमारे लोग जो है पहाड़ों में रहने वाले, वो भी तो आज भी वही उनको डिस्क्रिमिनेशन जो पिछले 50, 60, 70 सालों की बात चल रही है कि डिस्क्रिमिनेशन, वो हमारी मुश्किलें तो आज उनसे इजाफा ही हो रही है, न कि कम हो रही है। अगला सवाल मेरा आपसे डीडीसी मेंबर्स को लेके है। जिस तरह से पीछे डीडीसी के इलेक्शंस हुए और डीडीसी के मेंबर्स चुने गए, अब डीडीसी मेंबर्स और सिविल सर्वेंट्स के बीच में जो अनबन चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब डीडीसी मेंबर चुन के आए तो सिविल सर्वेंट, आपका कहने मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये जो डीडीसी मेंबर चुन के आए हैं, ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। उनकी राय, उनके को कॉन्फिडेंस में लेके, एतमाद में लेके, जितना भी जिला इंतजामिया है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जो भी कोई फैसला लेना चाहिए, वो तो इन लोगों को एतमाद में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके ही फैसला लेना चाहिए। अब देखो, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है, उसको सरकार ने ड्राइवर देकर रखा है, उसको सरकार ने गाड़ी देकर रखी है, तहसीलदार को सरकार ने गाड़ी देकर रखी है, तहसीलदार को इतना बड़ा ऑफिस दे के रखा है, उसके पास 10 से 15 स्टाफ मेंबर देके रखे हैं उसके दफ्तर की फंक्शनिंग के लिए। अगर एक डीडीसी मेंबर की बात करें या डीडीसी चेयरपर्सन की बात करें, ना तो सरकार ने आज तक उसको ड्राइवर दिया, ना सरकार ने गाड़ी दी। सरकार अगर प्रोटोकॉल की बात करती है कि हमने प्रोटोकॉल दे दिया मेयर के बराबर, या वीसी को हमने प्रोटोकॉल दे दिया डिविजनल कमिश्नर के बराबर, तो देखना ये जरूरी है कि क्या उनको पावर्स भी दी गई है या नहीं दी गई। जब तक सरकार उनको पावर्स नहीं देगी एट पार विद डिविजनल कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर से ऊपर पावरें नहीं दी जाएंगी, तब तक वो लोगों के काम कैसे करेंगे। सिर्फ प्रोटोकॉल एक नहीं जी, वारंट ऑफ प्रेसिडेंट इश्यू करने से सारे मामला हल नहीं होते हैं। सरकार ने इसको जमीनी सतह के ऊपर बाकायदा इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और जितने भी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं, उनको ये हिदायत दी जानी चाहिए कि डेवलपमेंट को लेके जितना भी तमीर तरक्की के काम है, 1 रुपए का काम भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एट हिज ऑन कोई भी प्लान अप्रूव ना करे जब तक डीडीसी मेंबर्स और इवन के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, अगर फिर भी मनमानी या तानाशाही से अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम करती रहेगी, तो फिर मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये इसके इलेक्शन करवाना बेमानी है, कोई मकसद नहीं है। तो जो लोगों के मसाइल हैं वो तो वहां के वहां ही पड़े रहेंगे, क्योंकि लोगों ने जब अपना नुमाइंदा चुन के भेजा है, तो बेहतर तो ये रहेगा कि सरकार जो है उस नुमाइंदे को ये समझे कि ये लोगों का एक मौत पीस है, और सरकार की जितनी भी जमीनी सतह पे पॉलिसीज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्फिडेंस में जो डीडीसी काउंसिल है उनको लेके होने चाहिए। तो खान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप पेशे से तो एक वकील हैं, तो अब बार एसोसिएशन के जो चुनाव होने वाले हैं, तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? अब बार एसोसिएशन की नोटिफिकेशन निकली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो इलेक्शन जो है वो फिलहाल वो नोटिफिकेशन जो है विथड्रॉ की गई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हों, ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ का आम आदमी हो, जब भी जम्मू को लेके कोई भी यहाँ कोई इशू जो है सरकार के दरमियान या यहाँ की जनता के दरमियान अगर किसी किस्म के भी कोई मामला पैदा होते थे, तो बार एसोसिएशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता था जिससे आके सलाह मशवरा लिया जाता था, और बार एसोसिएशन ही यहाँ के बड़े बड़े एजुकेशन की बात करें या जहाँ के जितने भी इश्यूज हैं उनको लीड बार किया करती थी। लेकिन पिछले 2, 4, 5 सालों से बदकिस्मती से बार एसोसिएशन कुछ गलत लोगों के हाथों में चली गई, पॉलिटिक्स का शिकार हो गई, जिससे ये हुआ कि बहुत सारे जो वकला साहिबान के इशू थे वो भी वहाँ के वहाँ ही पड़े थे। एक जनता का जो एक बार एसोसिएशन के ऊपर एक एतमाद था, कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें भी कहीं कमी गिरावट आई है। तो मैं ये कहूँगा कि अब की ये जो नोटिफिकेशन इशू हुई है, उसके बाद हमने ये बहुत सारे लोगों ने शायद अभी फार्म भरने थे, लेकिन किसी वजह से शायद नहीं भर पाए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन लास्ट के दिन में विड्रॉ हुई है। लेकिन हमारे सामने एक कैंडिडेट आए हैं अशोक शर्मा जी, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर दायर किया है। तो मुझे लगता है कि अब हमारे जितने भी वकला साहिबान हैं, अगर यहाँ की बार की बेहतरी देखना चाहते हैं,
यहाँ के भाईचारे को कायम देखना चाहते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूशन की जो लोगों की नजरें हैं इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अगर ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा लोगों की आवाज बन के ये इंस्टीट्यूशन काम करता था, तो मुझे लगता है कि हमारे पास आज की डेट में बेहतर कैंडिडेट हैं अशोक शर्मा जी। तो हम सबको ये फैसला लेके तो उनके हक में सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि जो बार एसोसिएशन की कहीं ना कहीं लगता है कि डिग्निटी या कहीं उसकी जो ग्लोरी है उसकी में कहीं गिरावट आई है, उसको रिस्टोर करने के लिए हमारे पास आज की डेट में एक ईमानदार और वो मैं तो कहूँगा कि वो किसी की तारीफ के जो मुहताज नहीं है, ऐसी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं। तो सारे वकीला साहिबान से मेरी यहाँ इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी कि इस बार हम अशोक साहब को मौका देते हैं, ताकि हमारे वकीलों के जो दबे मसाइल हैं वो कम वक्त में हल हो जाए। इफ्तिखार साहब जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।